हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। दोस्तों 75 हार्ड चैलेंज की इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 6th वीडियो है। 5 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2023 का 17 जुलाई का शिफ्ट 2 का पेपर। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द डैश ऑफ द डिजिटल इंडिया अवार्ड्स ऑन 7 जनवरी 2023 इन न्यू दिल्ली। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया अवार्ड्स का डैश प्रदान किया। कौन सा संस्करण उन्होंने प्रदान किया? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7वां संस्करण। जो 7 जनवरी 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अवार्ड्स दिए गए डिजिटल इंडिया अवार्ड्स, वो उनका कौन सा संस्करण था? तो वो 7वां संस्करण था। अब बात आती है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स की। देखिए इसको पहले वेब रत्ना अवार्ड के नाम से जाना जाता था, वेब रत्ना अवार्ड्स। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 2009 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड्स की स्थापना की गई थी। और ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो ये अवार्ड दिया जाता है जो विभिन्न सरकारी संस्थाएं होती हैं और स्टार्टअप्स होते हैं, ग्रास रूट लेवल के जो डिजिटल इनिशिएटिव्स होते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये सम्मान प्रदान किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 7वां संस्करण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन जनवरी 2022 हु वॉज नेम्ड फॉर द राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी फॉर आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। जनवरी 2022 में आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी के लिए किसे नामित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को जो है 2022 में आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया था। अब देखिए जो अवार्ड हैं आईसीसी अवार्ड, ये एनुअल अवार्ड हैं जो पिछले 12 महीनों में बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स को दिए जाते हैं। इनकी शुरुआत कब हुई? तो इनकी शुरुआत हुई थी 2004 में। ये किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं? तो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ये संचालित किए जाते हैं। अब देखिए 2022 में किसे दिया गया था? तो स्मृति मंधाना को दिया गया था। लेकिन 2023 में किसे दिया गया? तो ये दिया गया था नेट जेवियर SCIVER ब्रंट, नेट जेवियर ब्रंट को दिया गया है। और किस देश से रिलेटेड है ये? तो ये है इंग्लैंड की। याद रखिएगा 2023 में दिया गया है नेट जेवियर ब्रंट को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन इज। प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्रोपीन का रासायनिक सूत्र होता है C3H6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए इसको प्रोपाइलिन भी कहा जाता है, प्रोपीन को प्रोपाइलिन भी कहा जाता है। ये कलरलेस गैस होती है और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और जो प्रोपीन गैस है ये किससे बिलोंग करती है? तो ये एल्कीन ग्रुप से बिलोंग करती है। एल्कीन ग्रुप के और भी एग्जाम्पल हैं जैसे कि ब्यूटीन, एथीन, पेंटीन, हेक्सीन, ये सब किसके हैं? एल्कीन ग्रुप के। और प्रोपीन भी किससे रिलेटेड है? तो ये एल्कीन ग्रुप से है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट वाइल्ड रिलेटिव ऑफ डोमेस्टिक कैटल प्रोटेक्टेड इन सम ऑफ द फेमस नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया लाइक नागरहोल एंड बांदीपुर। निम्नलिखित में से कौन भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों जैसे नागरहोल और बांदीपुर में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली रिश्तेदार है? मतलब उसके सिमिलर लगता है, रिश्तेदार नहीं सिमिलर कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गोर। गोर जो है देखिए इसको क्या कहा जाता है? गोर को इंडियन बिसन भी कहा जाता है। इंडियन बिसन भी गोर को ही कहा जाता है। और ये प्रोटेक्टेड है कहाँ कहाँ पर? नागरहोल और बांदीपुर नेशनल पार्क्स में, जो कि
लोकेटेड हैं कर्नाटका में, कर्नाटका में। अब देखिए जो ये गौर है ये किसके सिमिलर होता है, ये होता है डोमेस्टिक कैटल के। अब देखिए कर्नाटक की बात आती है तो कर्नाटक में हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से नेशनल पार्क्स लोकेटेड हैं कर्नाटका में। दो तो हो गए, एक हो गया नागरहोल, एक है बांदीपुर। नेक्स्ट आता है हमारा बैनरघट्टा, बैनरघट्टा। नेक्स्ट है अंसी नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, तो ये भी कर्नाटका में है। और नेक्स्ट आता है मुदुमलाई, मुदुमलाई भी कहाँ पर है, ये भी कर्नाटका में पड़ता है। तो ये 5 नेशनल पार्क्स आपको याद होने चाहिए, कौन कौन से, नागरहोल, बांदीपुर, बैनरघट्टा, अंसी नेशनल पार्क और मुदुमलाई नेशनल पार्क। तो ये कहाँ पर है, कर्नाटका में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in annual statement of the estimated receipt and expenditure of the government over the fiscal year is known as। वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक विवरण किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए वित्तीय वर्ष में सरकार की जो अनुमानित प्राप्तियां हैं और व्यय का वार्षिक विवरण जो है वो बजट कहलाता है, ये हम सभी जानते हैं, जिसमें जो पूरे साल की इनकम और एक्सपेंडिचर का जो लेखा जोखा होता है जिसे सरकार प्रेजेंट करती है अगले साल के लिए, उसे कहा जाता है बजट। बजट के बारे में आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए, जैसे कि जो हमारा संविधान है या कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। उसमें बजट के लिए वित्तीय वार्षिक विवरण का नाम इस्तेमाल किया गया है। और ये किस अनुच्छेद में आता है, तो ये आता है अनुच्छेद 112 में। अब देखिए जो पहला बजट था ये कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये किया गया था 26 नवंबर 1947 को। 26 नवंबर 1947 को RK शनमुखम शेट्टी के द्वारा पहला बजट पेश किया गया था। बजट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है यूनियन बजट और दूसरा होता है हमारा रेल बजट। देखिए पहले जो था दोनों बजट को अलग अलग पेश किया जाता था, यूनियन बजट अलग से पेश होता था और रेल बजट अलग पेश होता था। लेकिन 2017 के बाद से दोनों बजट को मर्ज कर दिया गया है, अब दोनों बजट एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इतनी बातें आपको बजट के बारे में याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is the name of the scheme launched to fund infrastructure and social development projects in the Northeast for a period of 4 years from 2022-23 to 2025-26? 2022 से 2023 से 2025-26 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है। तो देखिए इस योजना का नाम है PM डिवाइन। इसकी फुल फॉर्म होती है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये जो स्कीम है ये 100% सेंट्रल फंडिंग स्कीम है और 2022-23 में इसे 2022-23 के बजट में इसको पेश किया गया था, यानी कि अनाउंस किया गया था। और 12 अक्टूबर 2022 को इसे अप्रूवल दिया गया, राइट। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जो ये स्कीम है ये किसके लिए है, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज हेल्ड एज ए रेजिडेंट डांसर ऑफ तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम फॉर हर यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म्स। शास्त्रीय नृत्य रूपों को बढ़ावा देने में उनके अद्वितीय योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के निवासी नर्तक के रूप में किसे सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति को जो है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के निवासी नर्तक के रूप में शास्त्रीय नृत्य रूपों को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया था। ये यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित हैं और इनका जो जन्म है वो हुआ था 20 दिसंबर 1940 को मद्रास में। याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है नाम दे करके ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन February
2021 through which of the following cases did the Supreme Court rule that in the cases when the juvenile offender is under 18 years and above 16 years, he or she should be limited to jurisdictional juvenile justice board। फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस मामले के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जिन मामलों में किशोर अपराधी 18 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक का है उसे क्षेत्राधिकार वाले किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया जाना चाहिए। तो ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये सुनाया गया था देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य या देवीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द प्रोविजंस ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल हैं। तो संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल हैं भाग 5 में। भाग 3 किससे संबंधित हैं, तो इसमें दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 में दिए गए हैं डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और जो हमारा भाग 6 है ये किससे संबंधित है, राज्यों की कार्यपालिका से। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन हमारा है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉन द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स इन द टोक्यो पैरालंपिक 2020। निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चाइना। चाइना ने जो है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। बात आती है पैरालंपिक गेम्स की, तो ये समर और विंटर गेम्स होते हैं जो कि ओलंपिक के बाद हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। ये गेम्स जो हैं ये स्पेशली डिसेबल्ड जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए आयोजित किए जाते हैं, और इनका जो संचालन है वो कौन करता है, तो इंटरनेशनल पैरालंपिक काउंसिल करती है। पैरालंपिक काउंसिल जो है इनका संचालन करती है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ होस्टेड द 3 एशियन गेम्स। निम्नलिखित में से किस देश ने 3 एशियाई खेलों की मेजबानी की है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण कोरिया या साउथ कोरिया ने। और कब कब की है, तो 1986 में की है, उसके बाद 2002 में की है, और उसके बाद 2014 में जो है साउथ कोरिया ने एशियाई खेलों की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु लेड द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था हेक्टर मुनरो के द्वारा। बक्सर का जो युद्ध है यानी कि बैटल ऑफ बक्सर, ये किस किस के बीच हुआ था, तो ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, और जो कंबाइंड आर्मी थी किस किस की, मीर कासिम और नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के नवाब की, और अवध के नवाब की। यानी कि मीर कासिम और अवध के बंगाल के नवाब और अवध के नवाब की जो जॉइंट आर्मी थी उनके द्वारा और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था। कब लड़ाया गया था, तो 22 अक्टूबर 1764 में ये बक्सर का युद्ध हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था बिहार में, और इसमें जीत किसकी हुई थी, तो जीत हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इतनी बातें याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड द राइट टू प्रॉपर्टी ए लीगल राइट इन प्लेस ऑफ ए फंडामेंटल राइट। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया था। तो 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था उसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था इसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अब देखिए इसमें कौन से आर्टिकल को हटाया गया था, तो आर्टिकल 31 और 19(1) का जो F आर्टिकल था ये हटा करके किस में इसको रखा गया, तो 300A में इसको रखा गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंगाई डांस इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। चंगाई नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है,
तो ये है नागालैंड से संबंधित। नागालैंड की जो चांग जनजाति होती है उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो देखिए, राष्ट्रीय फल जो है बांग्लादेश का वो है जैक फ्रूट यानी कटहल। और इंडिया का जो है नेशनल फ्रूट क्या है? तो वो है आम। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव टू स्लो ब्राउनिंग एंड डिस्कलरेशन इन फूड्स एंड बेवरेजेस ड्यूरिंग प्रिपरेशन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में धीमी गति से भूरापन और मलिनीकरण के लिए परिरक्षक के रूप में किया जाता है, जबकि इसकी तैयारी, भंडारण और वितरण के दौरान किया जाता है? तो देखिए, इसमें सीधा सीधा पूछा है कि एज ए प्रिजर्वेटिव किसको इस्तेमाल किया जाता है? तो सल्फाइड्स जो हैं इसको इस्तेमाल किया जाता है प्रिजर्वेटिव के रूप में, जो किसके लिए दूर क्या करता है? तो ब्राउनिंग और डिस्कलरेशन को दूर करता है जो फूड्स होते हैं उसमें। और देखिए, जो सल्फाइड्स है ये एक नेचुरल कंपाउंड है जो कि फूड्स में पाया जाता है, जैसे कि ड्राइड फ्रूट्स हो गए, वाइन और बियर में जो है सल्फाइड्स पाया जाता है, और इसका उपयोग किस में किया जाता है? प्रिजर्वेटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है इसको। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्मिंग सोसाइटीज बिलीव्ड वेदास टू बी द फाउंटेन ऑफ ऑल द नॉलेज। निम्नलिखित में से कौन सा सुधारवादी समाज वेदों को सभी ज्ञान का स्रोत मानता था? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आर्य समाज, ऑप्शन सी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1875 में। किसके द्वारा की गई थी? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 में, और इसकी स्थापना की गई थी मैडम HP ब्लावत्स्की और ओलकाट के द्वारा। याद रखिएगा। बात आती है प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी, 1867 में, और किसके द्वारा की गई थी? तो आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद भंडारकर और RG भंडारकर के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में राजाराम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ म्यूजिशियंस एंड देयर इंस्ट्रूमेंट्स इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों की कौन सी जोड़ी गलत है? तो पंडित रामनारायण जो हैं ये सरोद से रिलेटेड नहीं है, ये जो सारंगी होती है, सारंगी वाद्य यंत्र, उससे संबंधित है। तो इसमें गलत ही पूछा है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पंडित रामनारायण। पंडित रामनारायण जो हैं ये सारंगी से रिलेटेड हैं। इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1927 में, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन सेकेंड 5-year प्लान 1956 to 61 had a major goal of achieving which of the following targets। दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 का प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को प्राप्त करना था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है इसका फोकस था भारी उद्योगों पर फोकस के साथ तेजी से औद्योगिकरण, या फिर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीज्मोग्राफ इज यूज टू मेजर। सीज्मोग्राफ का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं सीज्मोग्राफ अर्थक्वेक्स को मापने के लिए किया जाता है। सीज्मोग्राफ जो है ये जो मोशन होती है ड्यूरिंग अर्थक्वेक, मोशन को मापता है, मेजर करता है। और जो एक होता है हमारा रिचर स्केल, रिचर स्केल याद रखिएगा। जो ये दोनों ही अर्थक्वेक से रिलेटेड हैं, लेकिन जो सीज्मोग्राफ है ये क्या मोशन को मेज़र करता है, मोशन को मेज़र करता है। और जो रिक्टर स्केल है ये करता है मैग्नीट्यूड को मेज़र, मैग्नीट्यूड को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
दिस इवेंट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, आइडेंटिफाई द इवेंट। यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनरुत्थान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो ईसा मसीह के पुनरुत्थान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है उसे कहा जाता है ईस्टर। ईस्टर फेस्टिवल जो है ये क्रिश्चियंस के द्वारा मनाया जाता है, और ये जो फेस्टिवल है ये संडे के दिन मनाया जाता है, इसलिए इसको ईस्टर संडे भी कहा जाता है। देखिए, जो ईसा मसीह थे उनको जो गुड फ्राइडे था उसके दिन इनको सूली पर लटका दिया गया था, लेकिन उसके तीसरे दिन जो है ये पुनर्जीवित हो गए थे, और उसी के उपलक्ष्य में यानी कि उनके विचारों को याद करने के उपलक्ष्य में ये फेस्टिवल मनाया जाता है ईस्टर। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर स्टार्च फाउंड मेनली इन द पल्प ऑफ सीड्स, फ्रूट्स, ट्यूबर्स, रूट्स एंड स्टेम्स ऑफ प्लांट्स, स्पेशली इन कॉर्न, पोटैटोज, व्हीट एंड राइस। निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्च का दूसरा नाम है जो मुख्य रूप से बीजों, फलों, कंदों, जड़ों और पौधों के तनों के गूदों में पाया जाता है, विशेषकर मकई, आलू, गेहूं और चावल में? देखिए, इसमें सीधा सा पूछा है स्टार्च का दूसरा नाम क्या होता है। ये जो इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिया है ये सिर्फ इस क्वेश्चन को बड़ा बनाने की वजह से दिया गया है। इसमें सिंपल ही पूछा है स्टार्च का दूसरा नाम, तो स्टार्च का दूसरा नाम होता है अमाइलम। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड ए इन्फ्लुएंस ऑन द बहमनी लैंड विजयनगर किंगडम्स? निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत की किस व्यवस्था का बहमनी भूमि विजयनगर साम्राज्य पर प्रभाव था? तो दिल्ली सल्तनत की वो कौन सी व्यवस्था थी जिसका बहमनी भूमि विजयनगर साम्राज्य पर प्रभाव था? तो इसका आंसर हो जाएगा इक्तेदारी। इक्तेदारी जो है इसका प्रभाव किस पर था? विजयनगर साम्राज्य पर था। और ये इक्तेदारी प्रणाली जो है ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी। शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा यह प्रणाली शुरू की गई थी, और इस प्रणाली में क्या था कि जो सुल्तान थे और जो कुलीन वर्ग थे उनके बीच भूमि विभाजन की एक प्रणाली थी। जो सुल्तानों की भूमि थी उसको कहा जाता था खालसा, और जो बाकी भूमि थी, जो अदर एरिया था, उसको कहा जाता था इक्ता। तो इक्ता प्रणाली ये थी, और किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन CH3CH2OH रिएक्ट्स विद O2? जब CH3CH2OH O2 के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या उत्पाद बनता है? देखिए, ये क्या है कि CH3CH2OH को कहा जाता है इथेनॉल। तो इथेनॉल जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो इसका कंप्लीट कंबसन होता है। तो इसमें जो इक्वेशन बनती है तो ये बनती है CH3CH2OH प्लस O2, और इसमें हमारा बनेगा CO2 प्लस H2O, और हीट निकलती है और लाइट, यानी कि हीट और प्रकाश जो है इसमें बाई प्रोडक्ट निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 3 हो जाएगा। ये जो है देखिए, इसको C2H5OH भी हम लिख सकते हैं, इथेनॉल इसको कहा जाता है। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इसको कहा जाता है कि इथेनॉल का रैपिड ऑक्सीडेशन होना। तो इसमें रैपिड ऑक्सीडेशन होता है इथेनॉल का, और क्या निकलता है? CO2, H2O और हीट एंड लाइट। ऑप्शन वी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ एन ऑफिसर कॉल्ड समाहर्ता? समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो समाहर्ता जो है ये टैक्स असेसमेंट करता था। टैक्स का निर्धारण कौन करता था? समाहर्ता नामक अधिकारी करता था। और ये किस प्रशासन में था? तो ये मौर्य प्रशासन में था। और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स देखते थे अधिकारी या अध्यक्ष, वे किसके अंडर में काम करते थे? वे भी समाहर्ता के अंडर में काम करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टैक्स असेसमेंट या कर निर्धारण। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 25 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।